दुर्घटना राहत दुर्घटनाएं होती थी और उसमें मृत्यु की दशा में 1 लाख रुपए दिया जाता था। तो माननीय मंत्रिमंडल ने निर्णय किया है कि इस 1 लाख की धनराशि को बढ़ा करके 2 लाख कर दिया जाए। तीसरा मद हमारा ये भी परिवहन विभाग, इसमें उत्तराखंड सूचना प्रौद्योगिकी नियमावली 2022 का 22 में कुछ संशोधन है। इसमें चूंकि अब सारे जो रिकॉर्ड्स हैं वहां पे ऑनलाइन माध्यम, तो और 2011 में ये व्यवस्था थी कि इसको 20 रुपए लिए जाते थे, जो भी सर्टिफिकेट आदि दिए जाते थे, उस 20 रुपए को बढ़ा के चूंकि अब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दिए जा रहे हैं, तो इसको इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के लिए 50 रुपए धनराशि दी जाएगी। ये इसमें निर्णय शुल्क जो यूजर चार्जेस, इसमें एक कर्मचारी को 7वां वेतन आया था, तो उस कर्मचारी को भी 7वां वेतन दिए जाने का निर्णय। ये भी परिवहन विभाग से था। इसमें उत्तराखंड की 2022 का 22 में कुछ, चूंकि अब सारे जो रिकॉर्ड्स हैं वहां पे ऑनलाइन माध्यम हैं, तो और ये व्यवस्था थी कि इसको 20 रुपए लिए सर्टिफिकेट आदि दिए जाते थे, उस 20 रुपए को बढ़ा के रहे हैं, तो इसको इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के लिए 50 रुपए धन इसमें निर्णय। इसके अलावा एक कृषि कृषक कल्याण विभाग का है, बागवानी मिशन के अंतर्गत हेलनेट योजना, जो एक हेलनेट लगाते हैं आपके जो हमारे फल आदि होते हैं उससे बचाने के लिए, उसके लिए 50% की सब्सिडी की योजना भारत सरकार की थी। अतिरिक्त सब्सिडी राज्य सरकार से देने की आज मंत्रिमंडल ने अनुमोदन दिया है। एक आवास विभाग का था, जिसमें नैनीताल में रिचार्जिंग जोन और टूरिस्ट डेस्टिनेशन पॉइंट के रूप में विकसित करने के लिए कंसल्टेंट के चयन के संबंध में माननीय मंत्रिमंडल ने अनुमोदन दिया है। इसके अलावा समाज कल्याण विभाग का एक मद है। इसके अलावा एक कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग का है, बागवानी मिशन के अंतर्गत एंटी हेलनेट योजना, जो एक हेलनेट लगाते हैं आपके जो आदि होते हैं ओलों से बचाने के लिए, उसके लिए 50% की सब्सिडी की योजना भारत सरकार की थी, तो 25% अतिरिक्त सब्सिडी राज्य सरकार से देने की आज माननीय मंत्रिमंडल ने अनुमोदन दिया है। इसके अलावा मत संख्या एक आवास विभाग का था, जिसमें नैनीताल में रिचार्जिंग जोन और टूरिस्ट डेस्टिनेशन पॉइंट के रूप में विकसित करने के लिए जो कंसल्टेंट के चयन के संबंध में माननीय मंत्रिमंडल ने अनुमोदन दिया है। ये इसके राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा कुछ सुझाव दिए गए थे, उसी को अडॉप्ट किया गया है। इसके अंतर्गत ये व्यवस्था, पहले ये व्यवस्था कोई बच्चे 60 दिन से अधिक समय तक बिना इन्फॉर्म किए हुए अनुपस्थित रहते थे, तो उनको आउट ऑफ स्कूल मान लिया जाता था और थी वो उनको रोक दिया जाता। तो अभी इसमें जो बाल संरक्षण आयोग ने और माननीय इसमें निर्णय दिया है कि इसको 30 दिन किया जाए, यानी कि 30 दिन तक यदि कोई बच्चा होता है बिना बताए हुए, तो उसको आउट ऑफ स्कूल मान लिया जाएगा। और जो हमारा शिक्षा विभाग वो प्रयास अपने शुरू कर देगा कि वो अपने उनके माता पिता और उन बच्चों से बात करके उनको पुनः स्कूल में लाया जाए। जो समग्र शिक्षा समावेशी शिक्षा के अंतर्गत जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, बच्चे होते हैं, उनके लिए कुछ विशेष टीचर्स लगाने के लिए ये स्वीकृत। आज लगभग 143 पद अतिरिक्त सैंक्शन करने के लिए इन विशेष आवश्यकता इसमें माननीय मंत्रिमंडल के द्वारा निर्णय दिया गया है और ये भी कहा गया है कि पूरा इसका एक मैपिंग कर दिया जाए। मैपिंग करते हुए बच्चे कहां कहां पे हैं, उसी हिसाब से जो टीचर हैं उनकी नियुक्ति की जाएगी। और ताजा अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता संदीप नेगी। संदीप, उत्तराखंड कैबिनेट की अहम बैठक हुई है, कौन से बड़े फैसले लिए गए हैं इस बैठक के दौरान? जी बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड जो कैबिनेट की वो कई मामलों में आज अहम रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसकी अध्यक्षता की है। इसके अलावा जो तमाम कैबिनेट के मंत्री थे वो इसमें मौजूद रहे। सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि जो राजस्व जो पुलिस है उसको अब कहीं ना कहीं उस पर सरकार ने काम करना दिया है और कह सकते हैं कि अभी तक इसमें 6 थाने और 20 क्षेत्रों में खोली जाएंगी, यानी कि जो पटवारी का जो दायरा होता है उसको धीरे धीरे अब खत्म किया जा रहा है। चूंकि अंकिता मर्डर की उसमें पटवारी की जो भूमिकाएं थी कहीं ना कहीं
संज्ञान ले मुख्यमंत्री ने पहले फेज में ये कार्य किया है कि 6 प्रदेश में 6 नए खोले जाएंगे जो कि इस क्षेत्र में होंगे। उसके अलावा 20 चौकियां भी खोली जाएंगी, यानी कि धीरे धीरे इन बढ़ा दिया जाएगा और आने वाले समय में जो ये क्षेत्र है उन क्षेत्रों में सीधे तौर पर रेगुलर पुलिस की भर्तियां यहां पर की जाएंगी। तो कह सकते हैं कि ये बड़ा जो प्रकरण है उत्तराखंड में ये सबसे बड़ा फैसला लिया गया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो 1750 जो पुलिस कांस्टेबल हैं उनको अब कहीं ना कहीं एएसआई के तहत पदोन्नति जल्द मिलने वाली है। इस पर भी कहीं ना कहीं आज कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिली है, यानी कि जो लंबे समय से जो सीनियर जो कांस्टेबल थे वो अपनी पदोन्नति की बाट जो रहे थे तो उसमें 1750 पदों पर कहीं ना कहीं गृह विभाग द्वारा अनुमोदन अपना किया गया था, जिस पर कि कैबिनेट में हामी भर दी गई है और जल्द कह सकते हैं कि जो एएसआई हम इन्हें कहेंगे और 1750 पदों पर ये हेड कांस्टेबल अब एएसआई पदों पर जाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात क्योंकि सड़क दुर्घटनाएं उत्तराखंड में लगातार होती रहती हैं तो उसमें कम से कम जो अभी तक सरकार का जो मुआवजा राशि थी वो 1 लाख रुपए थी जो घायलों को थी, लेकिन उसको कहीं ना कहीं बढ़ा दिया गया है, यानी कि दुगनी कर दी गई है। 2 लाख रुपए की राशि अब सीधे तौर पर कर दी गई है, जो कि इस कैबिनेट व्यवस्था में पास हुआ है। क्योंकि उत्तराखंड में आए दिन हम देखते हैं कि लगातार सड़क हादसों में कई लोग चोटिल हो जाते हैं, कई लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं, तो ऐसे में मुआवजा राशि को भी बढ़ा दिया गया। और अगर इसके अलावा अगर हम बात करें, चूंकि जिस तरह से लंबे समय से जो राज्य कर्मचारी थे, सचिवालय कर्मचारी थे या फिर जो तमाम कर्मचारी थे वो लगातार आए दिन धरना प्रदर्शन करते थे, उनकी सीधे तौर पर मांग थी कि उनका जो बोनस है या फिर जो उनकी जो तमाम भत्ते हैं उनको बढ़ा लिया जाए। तो इस बार सरकार ने उनको सीधे तौर पर कह सकते हैं कि दीपावली का बड़ा तोहफा का जो दीपावली के तहत जो बोनस है वो तो दिया ही जाएगा, बल्कि उनके जो वेतन भत्ते हैं, महंगाई भत्ते हैं, उन सब में बढ़ोतरी की जाएगी। ये अपने आप में जो महंगाई भत्ते हैं वो सब बढ़ा, ये अपने आप में कहीं ना कहीं जो कर्मचारी हैं उनके लिए बेहद खुशी की बात। अगर कह सकते हैं कि लंबे समय से ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे, क्योंकि पिछले दिनों इन्होंने सचिवालय कूच भी किया था, तो इसी का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने यह फैसला लिया है। इसके अलावा अगर महिलाओं के क्षैतिज आरक्षण की अगर हम बात करें तो उस मामले में सीधे तौर पर मुख्यमंत्री को ही विशेष अधिकार उसमें दिया गया है कि मुख्यमंत्री इस पर अपना फैसला लेंगे और उसके बाद ये अगर इसमें कुछ हो पाएगा तो तमाम कैबिनेट ने पूरा ये अधिकार मुख्यमंत्री के पास ही रखा है। तो ऐसे में चूंकि महिलाओं के क्षैतिज आरक्षण को लेकर लगातार प्रदेश में मांग उठ रही थी, तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं इस कैबिनेट बैठक में एक बिंदु बना है जिसमें कि मुख्यमंत्री को ही इसमें बनाया गया है कि वो अपने विशेष अधिकार का फैसला करेंगे और आखिरकार कितने प्रतिशत क्षैतिज अधिकार आरक्षण होगा ये महिलाओं को देना है, ये खुद मुख्यमंत्री तय करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो केदारनाथ का जो मास्टर प्लान है, चूंकि केदारनाथ में जब आपदा आई थी तो उसके बाद वहां पर मास्टर प्लान के तहत वहां पर कार्य किया जा रहा है, तो ऐसे में जो भवन वहां पर अगर बनेंगे तो वो मास्टर प्लान के तहत बनेंगे। और ये भी उसमें कहा गया है कि अगर कोई भी भवन वहां पर ध्वस्त होता है या किसी भी प्रकार से ध्वस्त होता है, अगर वो मास्टर प्लान के तहत बना है तो उसका मुआवजा भी मास्टर प्लान के तहत ही वहां पर मिल पाएगा। तो कह सकते हैं कि ये कुछ बड़े जो मामले रहे हैं जो कि इस कैबिनेट में पास हुए हैं, कुछ का जो विशेष अधिकार है वो मुख्यमंत्री को दिया गया है। जी जी जी, इस तमाम बातचीत के लिए आपका शुक्रिया, लेकिन बने रहिए हमारे साथ में। संदीप, यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप चलते रहिए सहारा समय के साथ। दुनिया भर के निवेशकों की पहली पसंद बन रहा है उत्तराखंड। आ रहा है हजारों करोड़ों का निवेश, बन रहा है संपन्न। उत्तराखंड के प्राकृतिक संसाधनों और उत्तराखंड सरकार की आसान नीतियों ने प्रदेश में निवेश के लिए निवेशकों की राह आसान बनाई है। इसीलिए तो आज देश में उत्तराखंड निवेशकों का पसंदीदा राज्य बनकर उभर रहा है। आज उत्तराखंड सरकार पोटेंशियल पॉलिसी और परफॉर्मेंस के मूल मंत्र पर आगे बढ़ रही है। निवेश नीति के सरलीकरण और प्रभावी नीतियों के चलते निवेशक न केवल उत्तराखंड राज्य में निवेश के लिए आकर्षित हो रहे हैं, बल्कि निवेश से यहाँ रोजगार का सृजन भी हो रहा है। आज उत्तराखंड भारत सरकार के नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम के साथ इंटीग्रेशन करने वाला प्रथम राज्य बन गया है और साथ ही उत्तराखंड में देश दुनिया के निवेशकों ने एमएसएमई, पर्यटन, ऊर्जा, कृषि, बागवानी, एरोमा, आईटी, फार्मा, आयुष आदि सेक्टर्स में करोड़ों के निवेश पर उत्तराखंड सरकार से हाथ मिलाया है। आज राज्य में बढ़ता निवेश ये बताता है कि उत्तराखंड सरकार के उद्योगों के अनुकूल इंफ्रास्ट्रक्चर और संसाधनों ने देश ही नहीं दुनिया को उत्तराखंड राज्य में निवेश के लिए आकर्षित किया है।
उत्तराखंड में निवेश से आर्थिक विकास को मिल रहा है बल। आगे बढ़ रहा है उत्तराखंड, संवर है आने वाला कल। 650 plus faculty members, 41 plus specializations divulging PhD programs, 100 plus laboratories, 125 plus distinct courses to study, 100 acres of university campus. Welcome to Shri Guru Ram Rai University, Dehradun. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिवाली के मौके पर केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम आ सकते हैं। माना जा रहा है कि 23 अक्टूबर को केदारनाथ धाम प्रधानमंत्री पहुंच सकते हैं। वहां पर वो केदारनाथ धाम की पूजा अर्चना करने के बाद धाम में किए जा रहे पुनर्निर्माण कार्यों को भी देख सकते हैं। जवानों संग प्रधानमंत्री मोदी दिवाली भी मना सकते हैं। अपने दौरे में प्रधानमंत्री मोदी आएंगे, जहां पर वो भगवान बद्री विशाल से आशीर्वाद लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले मंगलवार को केदारनाथ धाम पहुंचकर मुख्यमंत्री धामी ने अपनी पत्नी गीता धामी के साथ केदारनाथ पहुंचकर बाबा केदारेश्वर की पूजा अर्चना की और केदारनाथ भगवान से प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना की है। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने केदारनाथ धाम में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों को भी ध्यान से देखा। बाबा केदारेश्वर के कपाट बंद होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ धाम पहुंच सकते हैं और इसी के मद्देनजर सुरक्षा को देखते हुए मुख्यमंत्री धामी ने केदारनाथ धाम की जायजा लिया। दौरान मुख्यमंत्री धाम का मंदिर समिति के सदस्यों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में जहां धर्म और उत्थान का कार्य तेजी से पूरे देश के अंदर चल रहा है, वहीं केदारपुरी का पुनर्निर्माण का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है और हमने उसकी टाइमलाइन तय की है कि दिसंबर 2023 तक भव्य केदारपुरी और दिव्य केदारपुरी का स्वरूप बनकर तैयार हो जाए। उसके लिए आज वहाँ पर पुनर्निर्माण के कार्य देखे हैं और कठिन परिस्थितियों में वहाँ पर काम होता है, क्योंकि रात को काफ़ी तापमान नीचे चला जाता है, लेकिन उसके बाद भी इस साल पिछले सालों की तुलना में 10 गुना ज़्यादा काम हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिवाली के मौके पर केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम आ सकते हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी बद्री गुफा में के लिए नहीं होना चाहिए। महाराष्ट्र केदारनाथ कार्यों के लिए केंद्र को बजट की राशि बढ़ानी। और ताजा अपडेट हैं हमारे संवाददाता संदीप नेगी। संदीप, आप मानते हैं कि करण माहरा तरह का बयान दिया वो सस्ता राजनीतिक बयान है? जाहिर तौर पर माना कि प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हैं, उसकी जिम्मेदारी को संभाल रहे हैं, लेकिन बद्री और केदारनाथ धाम से जुड़ी हुई है, वो यहां आना चाहते हैं, तो ऐसे में यह कहना कि केवल फोटो खिंचवाने और आप राशि बढ़ाएं, आप राशि बढ़ाने की डिमांड कीजिए। जाहिर तौर पर चाहता है, हम भी चाहते हैं कि इससे पहले भी से ज्यादा दिव्य में चारों धाम उत्तराखंड के दिखाई दें, लेकिन कि आप ध्यान लगाने के लिए मत आइए। आप यदि ध्यान लगाने को मना कर रहे हैं तो आप सीधे सीधे बयान दीजिए कि 10 लाख की संख्या में 10 लाख कहां है, उनको उनके लिए भी आप बोलिए कि ध्यान लगाने के लिए यहां मत आइए। आप किसी की व्यक्तिगत श्रद्धा, उसकी आस्था, राजनीतिक इतना सस्ता बयान कैसे?
जी बिल्कुल, देखिए पीएम मोदी का बाबा केदारनाथ के जो लगाव सही देखा गया है, चूंकि कई बार ऐसे मौके हुए हैं जबकि खुद पीएम मोदी हैं वो बाबा केदारनाथ के दर्शनों के लिए आए हैं, वहां पे उन्होंने एक पूरा एक विश्व शांति का संदेश वहां पर दिया है। तो कह सकते हैं कि उनका जो केदारनाथ के प्रति जो वो लगातार वहां पर देखा गया है, चाहे केदारनाथ आपदा के बाद से केदारनाथ में जिस तरह से कार्य चल रहे हैं उनका उन्होंने खुद मॉनिटरिंग भी की है, वो समय समय पर वहां पर आए हैं, डिजिटल तरीके से भी उन्होंने उसकी मॉनिटरिंग। जिस तरह से विपक्ष सवाल उठा रहा है कि आखिरकार वो वहां पर आ रहे हैं महज फोटो खिंचवाने ना आए, तो उससे देखा जा सकता है कि विपक्ष उनके दौरे को लेकर किस तरह से तिलमिला सकते हैं कि जो हालांकि विपक्ष, लेकिन जिस तरह से पीएम आते हैं और उस लगभग पूरा अवलोकन करते हैं और पूरी तरह से एक सरकार का एक ध्येय है कि 2023 तक केदारनाथ को एक बहुत ही बेहद सुंदर तरीके से वहां पर सजाया जाएगा, कोई भी काम वहां पर छोड़ा नहीं जाएगा। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं राज्य सरकार से लेकर खुद पीएम मोदी की प्राथमिकता है। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं अब पूरी तरह से हम कह सकते हैं उत्तराखंड सरकार ने तैयारियां कर ली हैं, चूंकि खुद अब पीएम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी केदारनाथ गए थे, वहां पर उन्होंने पूरी तरह से कार्य का अवलोकन किया है कि किस प्रकार वहां पर कार्य है। उन्होंने है कि इस साल 10% जो कार्य बहुत तेजी, तो कह सकते हैं कि अब सिर्फ इंतजार है जब पीएम मोदी वहां पर आएंगे और केदारनाथ में जिस तरह से कार्य चल रहे हैं उनका उसी तौर से अवलोकन करेंगे और एक जनता के सामने एक संदेश भी देंगे कि आखिरकार वो केदारनाथ के प्रति कितना लगाव और आस्था रखते हैं। अगर हम दूसरे केदारनाथ धाम के साथ साथ बद्रीनाथ जाने का भी कहीं ना कहीं पीएम मोदी का कार्यक्रम है, वो जो रात है वो बद्रीनाथ में ही बिताएंगे, लेकिन रुककर बर्फबारी जारी है। तो इस वहां पर सरकार की जो मशीनरी है, जो तमाम लोग हैं और लोग हैं जो कार्य कर रहे हैं, उनके लिए एक चैलेंज बना हुआ है कि केदारपुरी को किस तरह से भव्य और से सजाया जाए, जो कि सरकार की प्राथमिकता भी है। जिस तरह से ये बयान दे रही है, ये कहीं ना कहीं राजनीतिक हलकों में एक बहुत ज्यादा हल्का बयान है, क्योंकि उनका ये कहना है कि केदारनाथ के लिए सरकार कोई बड़ा बजट जारी करे, लेकिन का पूरी तरह से केदारनाथ पर फोकस है। खुद पीएम मोदी कार्यों को लेकर फोकस कर रहे हैं। तो 2023 तक जो लास्ट डेडलाइन रखी गई है कि आखिरकार वो उस समय तक पूरा किया जाए। तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार चाहती है और पीएम मोदी चाहते हैं कि पूरी केदारनाथ है जो कहीं ना कहीं भव्य नगरी के रूप में देखी जा सके। जी जी, इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी सिलसिला जारी रहेगा। आप चलते रहिए सहारा समय के साथ। तो याद रखिए ये सारी बातें, डेंगू के मच्छर साफ पानी में पनपते हैं, इसलिए अपने आसपास नहीं होने देना है और रखनी है साफ सफाई। पानी की टंकी व जल संचय के बर्तनों को रखना है। सभी गुलदस्तों, गमलों, पानी के बर्तन, कूलर का पानी सप्ताह में एक बार पूरी तरह से खाली कर दे। खाकर फिर से पानी भरें। प्रयोग में न आने वाले खाली बर्तन, बोतल, डब्बे, टायर, नारियल के खोल जैसी चीजें इधर उधर ना फेंके। इनमें जमा हो सकता है बारिश का पानी और पनप सकते हैं डेंगू के मच्छर। मच्छरों से बचने के लिए ऐसे कपड़े पहने जो शरीर को ज्यादा से ज्यादा ढके। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। बिना चिकित्सकीय सलाह के कोई भी दवा न ले। ज्यादातर मामलों में डेंगू बहुत ही सामान्य लक्षणों के साथ तो घर पर ही रहने से, आराम करने से व पेय तरल पदार्थों के सेवन से ठीक हो जाता है। लेकिन डेंगू को लेकर के सावधानी बरती जानी बहुत आवश्यक है। यदि आपको डेंगू के लक्षण महसूस होते हैं, जैसे तेज बुखार होना, तेज बदन दर्द होना, आंखों के पिछले हिस्से में दर्द होना, सर दर्द होना और शरीर पर लाल चकत्ते होना, तो आप इसमें सावधानी जरूर बरतें। ऐसे लक्षण होने पर आप अपने डॉक्टर से सलाह लें और बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवा ना लें। जागरूकता के साथ बरतनी है सावधानी।